अंडरवर्ल्ड और पुलिस के मीठे रिश्ते आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे, सुने होंगे। कैसे पैसे की लालच में पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड डॉन से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? इंडोनेशिया में भारत के शिकंजे में आया डॉन छोटा राजन, उसकी बात अगर सुनी जाए, उसकी बात मानी जाए, तो मुंबई पुलिस भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नाचती है। छोटा राजन ने भारतीय पत्रकारों के सामने आज ये दावा कर सबको चौंका दिया। ऐसी चर्चा है कि छोटा राजन को भारत आने पर मुंबई पुलिस को सौंपा जा सकता है। छोटा राजन ये नहीं चाहता, उसे डर है कि दाऊद इब्राहिम कहीं मुंबई पुलिस में अपने गुर्गों की प्यादों की मदद से उसे मरवा न दे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या दाऊद की पहुंच इतनी बड़ी है कि वो छोटा राजन को मारने की सुपारी पुलिस वालों को दे सके? देखिए इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नाम तो सुना होगा, राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन। 57 साल के इस डॉन को भारत से डर लग रहा है, माया नगरी मुंबई से डर लग रहा है, और शायद दाऊद इब्राहिम के नाम से भी वो भीतर भीतर कांप रहा है। वो जानता है कि दाऊद उसके खून का प्यासा है, शायद इसीलिए वो रोज दाऊद नाम की माला जपता है। इंडोनेशिया में वो लगभग रोज दाऊद का नाम लेता रहा, खुद को डॉन बहादुर साबित करने की कोशिश करता रहा। भारत रवानगी से पहले भी उसने अपनी जिंदगी के बीते 22 सालों के अपराध कथा एक लाइन में कह डाली। मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। छोटा राजन एक अपराधी जिस पर हत्या समेत 70 से ज्यादा केस हैं। वो बोल ऐसे रहा है गोया कोई फौजी हो या बहादुर पुलिस वाला हो जो अपनी पूरी जिंदगी दुष्टों से लड़ता रहा हो। इस अपराधी को मुंबई पुलिस से चिढ़ है, शायद नफरत है या फिर डर है, और इसीलिए उसने अपने दिलो दिमाग में भरा जहर उगल दिया। मुंबई पुलिस को दाऊद इब्राहिम की पुलिस बता गया। मुंबई पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम करे। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले। सुना आपने? छोटा राजन की मानी जाए तो मुंबई पुलिस के कुछ लोग भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं, और शायद इसीलिए छोटा राजन को मुंबई पुलिस अत्याचारी लगती है। शायद इसीलिए छोटा राजन यहाँ तक कह गया कि उसके खिलाफ दर्ज केस फर्जी हैं। जाहिर है उसके लफ्जों ने मुंबई पुलिस की त्योरियां चढ़ा दी। I don't want to respond to allegations or whatever made by criminal or somebody wanted in our cases. As far as we are concerned, we will be going as per the law. सवाल यह उठता है कि छोटा राजन ने आखिर भारत रवानगी से ऐन पहले ऐसा बयान क्यों दिया? आखिर एक गैंगस्टर क्या साबित करना चाह रहा था? क्या उसे भारत में मारे जाने का डर है? क्या उसे यह डर है कि मुंबई पुलिस में दाऊद के भेदिए उसे ठिकाने लगा सकते हैं? क्या वो मुंबई के आर्थर रोड जेल या मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में महफूज नहीं है? छोटा राजन की डर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पुलिस और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की कहानी दरअसल यहाँ से शुरू होती है। इस बेहद छुपे और घातक रिश्तों की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि एक दौर था जब मुंबई पुलिस में 2 गुट हुआ करते थे। एक गुट छोटा राजन के लिए काम करता था तो दूसरा गुट दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। वही समय था जहां से पुलिस के ऊपर दाग लगने शुरू हो चुके थे। मुंबई पुलिस में डिवाइड है, 2 ग्रुप में 3 ग्रुप में अधिकारी बटे। कोई गैंग को मदद करता है, कोई दूसरे गैंग को करता है। इस वक्त फिलहाल तो मेरे हिसाब में अभी ऐसे ऑफिसर्स नहीं है। पहले थे, एक 20-25 साल पहले ये गेम था पूरा का पूरा कि एक टीम दाऊद को सपोर्ट करेंगे, एक टीम भाइयों को सपोर्ट करने की। अभी वो माहौल नहीं है। अभी शायद इसीलिए छोटा राजन को हिंदुस्तान लाए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसियों के सामने एक सवाल मुंह बाए खड़ा था। छोटा राजन को किसे सौंपा जाए? मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस या सीबीआई या एनआईए? आखिर दाऊद इब्राहिम के हर राज जानने का दावा करने वाले इस गैंगस्टर से पूछताछ की पहली इजाजत किसे दी जाए? सूत्रों का यह भी कहना था कि मुंबई पुलिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भरोसा नहीं कर पा रही थी। शायद ऑपरेशन विभीषण ने मुंबई पुलिस की पोल खोल कर रख दी थी। मुंबई पुलिस ने अपने भीतर छिपे डॉन के भेदिए का पता लगाने के लिए यह ऑपरेशन छेड़ा था, और शक के घेरे में आए 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा था। ये पुलिस वाले छोटा राजन के लिए काम करते थे
और उसके गुर्गों को जेल से अदालत ले जाने के दौरान सहूलियतें देते। जब सालों से दाऊद से छिपता फिर रहा छोटा राजन मुंबई पुलिस को अपने इशारे पर यूं नचा सकता है तो फिर दाऊद की तो बात ही अलग है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मुंबई पुलिस में दाऊद का इतना जलवा है कि वो चाहे तो छोटा राजन को पुलिस हेडक्वार्टर में ही मरवा दे। दाऊद भाई के लिए काम करने वाले ज्यादा, राजन भाई के लिए काम करने वाले थोड़े कम हो गए, क्योंकि पैसा दाऊद के पास ज्यादा है। लेकिन गैंग्स है और वो आज भी कार्यरत है, और राजन की जान कभी भी बंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में लेने की ताकत आज भी दाऊद इब्राहिम के ऑफिसर्स रखते हैं। उधर इंडोनेशिया में बाली के करीब लाम्बोक ज्वालामुखी के भीतर लावा दहक रहा था। विस्फोट से पहले हवा में उड़ रही राख बाली से निकलने वाली हवाई उड़ानों पर ब्रेक लगा रही थी। उधर बाली के देनपासर में छोटा राजन के डिटेंशन सेंटर पर हलचल कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके वकील का आना जाना लगातार जारी था। IBN 7 के दोनों संवाददाताओं की बाली से रिपोर्टिंग भी जारी थी। जी, छोटा राजन की भारत के लिए जल्द से जल्द वापसी हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से जारी है यहाँ पर। और जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है, भारत ने अपनी एम्बेसी के थ्रू इंडोनेशिया सरकार से आग्रह किया है और रिक्वेस्ट डाली है डिपोर्टेशन के लिए। यहाँ एक्सट्रेडिशन के रूट का इस्तेमाल भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। अब चूंकि कागजी कार्रवाई खत्म हो चुकी है, अब तकनीकी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि हिंदुस्तानी एजेंसीज और काउंटर पार्ट इंडोनेशियन पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ मिल बैठ के वो लोग लॉजिस्टिक्स जो और बारीकी से तकनीकी चीज़ें हैं उनको देखा जा रहा है इस वक्त कि छोटा राजन को हिंदुस्तान कैसे ले लिया जाएगा, उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। इधर दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर पर विशेष बैठक हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के आला अफसर थे। बैठक में CBI के अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के आला अफसर मौजूद थे। उधर मुंबई के आर्थर रोड जेल की सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। इसी जेल के अंडा सेल में छोटा राजन को रखने की चर्चा है। बाली से प्रणय उपाध्याय और अरुणोदय के साथ मुंबई से विवेक और दिनेश मौर्य, IBN 7। सुनकर यह बड़ा अजीब लगता है कि छोटा राजन को बाकायदा ये कोशिश करे दाऊद इब्राहिम कि उसे मार डाले, और वो भी पुलिस वालों के जरिए। लेकिन पहले कुछ चीजें हो चुकी हैं, एक एक करके दिखाते हैं। 1999 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रॉनी मेंडोंका ने DGP अरविंद इनामदार को रिपोर्ट भेजी। 17 अफसरों के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते इसमें बताए गए थे। सारे पुलिस वालों का तबादला करना पड़ा। ACP अनिल महाबोले से पत्रकार जे डे की हत्या में पूछताछ की गई थी। महाबोले पर दाऊद की बहन हसीना पारकर से संपर्क में रहने का आरोप था। बिल्डरों से वसूली के भी उन पर आरोप थे। 2005 की बात करें, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के लिए 34 एनकाउंटर करने वाले वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर असलम मोमिन को बर्खास्त किया गया। दाऊद के भाई इकबाल कासकर से संपर्क में रहने का आरोप था उन पर। 2008 में अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के लिए सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को बर्खास्त किया गया। शर्मा एनकाउंटर किंग थे, 112 एनकाउंटर वो कर चुके थे। 85 एनकाउंटर करने वाले दया नायक, जिन पर फिल्म भी बनी थी, उन पर भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के इल्जाम लगे थे। आरोप साबित नहीं हुए और 2012 में आखिरकार ACP पद पर बहाली करनी पड़ी। रविंद्र आंग्रे 54 एनकाउंटर कर चुके थे। आंग्रे को बिल्डर से वसूली और हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और फोर्स से डिसमिस कर दिया गया। बताया जाता है कि माफिया गैंग से की जो राजनीति थी उसके बीच में वो फंस गए थे। अब बात असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस के सियासी मार्च की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। इस मार्च में सोनिया, राहुल, मनमोहन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से मिलकर असहिष्णुता पर चिंता जताई। वहीं केंद्र सरकार ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए और अपराध की हर घटना को केंद्र से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस के तमाम दिग्गज सड़क पर उतरे। मकसद केंद्र सरकार की असहिष्णुता के खिलाफ विरोध मार्च और मंजिल था राष्ट्रपति भवन। साहित्यकारों, वैज्ञानिकों के पुरस्कार वापसी के बीच मंगलवार को कांग्रेस ने असहिष्णुता के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं की इस भीड़ की अगुवाई खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी लीड कर रही हैं, उनके साथ गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल,
कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का पूरा कुनबा राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति को देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बाहर निकलकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। The heart of the problem is that they believe in an ideology which is simply not tolerant. It doesn't believe in listening to other people. It doesn't believe in respecting other points of view. And that is what India is experiencing. That is what all of us are experiencing. कांग्रेस के हमले का केंद्र सरकार ने भी जमकर जवाब दिया। केंद्र का कहना है कि असल में असहिष्णु तो कांग्रेस है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि कांग्रेस और तथाकथित बुद्धिजीवी जनादेश का अपमान कर रहे हैं। Congress, the left and the so-called intellectuals is challenged by displaced persons against Janadesh. They are intolerant towards the mandate of the people. कांग्रेस का ये प्रदर्शन एक राजनीतिक नौटंकी है, क्योंकि कांग्रेस जिनका पूरा काल असहिष्णुता से ही भरा हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन क्या किया, एक दूसरी राय क्या दी, तो पूरे देश पर आपात स्थिति और देश को पूरा जेल बना दिया। बहरहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जल्द थमता नहीं दिख रहा। दोनों पक्षों के तेवर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी छाया रहेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लगभग 1.5 साल के अंदर सोनिया गांधी तीसरी बार सड़क पर उतरी हैं। इतिहास की सबसे बुरी हार झेलने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह बखूबी पता है कि अगर पार्टी की जमीन बचानी है तो जमीन पर उतरना भी पड़ेगा। सहयोगी एहतशाम खान, विक्रांत यादव और कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। आइए बात करते हैं उस खतरनाक हादसे की जो होते होते रह गया। 31 अक्टूबर की यह बात है। उस समय आसमान में एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल जा रही थी और उससे कुछ दूरी पर विमान जा रहे थे। ये पूरी गफलत तब पैदा हुई जब समय को लेकर कंफ्यूजन हो गया। नेवी ने जो समय दिया उस समय को समझने में ATC ने गलती कर दी। फिर क्या हुआ, देखिए इस खास पड़ताल में। एक चूक जिसने खतरे में डाल दी सैकड़ों की जान। एक भयंकर लापरवाही जिसकी चपेट में आ सकते थे हवा में उड़ते विमान। तारीख 31 अक्टूबर 2015। जगह मुंबई की समुद्री सीमा में मौजूद INS कोच्चि। मुंबई से काफी दूर अथाह समंदर में भारतीय नौसेना एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन में जुटी थी। तैयारी हो रही थी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की टेस्ट लॉन्चिंग की। तय वक्त पर नौसेना ने INS कोच्चि से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। और जब इस परीक्षण की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ATC मुंबई को लगी तो हड़कंप मच गया। एक अनजानी आशंका से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हड़कंप के पीछे की हकीकत ने देश के 2 जिम्मेदार महकमों की लापरवाही की पोल खोल दी है। भारतीय नौसेना ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुंबई ATC को बताया कि 31 अक्टूबर को मुंबई की समुद्री सीमा में वो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। साथ ही उन्हें ये हिदायत भी दी कि जिस वक्त समुद्र में ब्रह्मोस का परीक्षण चल रहा हो उस दौरान मुंबई के आसपास कोई विमान उड़ान न भरे। लेकिन नेवी की चिट्ठी में लिखे गए वक्त को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और ATC गफलत में रह गए और गलत वक्त पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेवी और ATC के बीच गफलत की असल वजह क्या है। ATC उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समय यानी
GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चलता है, जबकि नेवी ने अपनी चिट्ठी में समय का जिक्र भारतीय समय यानी IST के हिसाब से तय किया था। दरअसल नेवी ने ATC को लिखा था कि दोपहर 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक कोई भी विमान उस रूट में न उड़ाया जाए, लेकिन ATC ने IST के बजाय GMT समझा और हवाई रूट को उस दिन शाम 6 से रात 9 बजे तक बंद रखा। यानी जिस वक्त नेवी ने मिसाइल का परीक्षण किया उस वक्त हवा में विमान उड़ान भर रहे थे। Whenever we give any timing or like NOTAM, it is all mentioned in terms of GMT to avoid the confusion of different countries' local time. ATC का कहना है कि इस पूरे मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं नेवी के अफसर भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं। नेवी की दलील है कि उन्होंने सारी जानकारी पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुंबई ATC को दे दी थी। इसके बाद ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुंबई ATC ने उन्हें ब्रह्मोस के परीक्षण के लिए IST यानी भारतीय समय के हिसाब से वक्त दिया था। ATC सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुंबई ATC में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां के सिक्योरिटी अफसर ने देखा कि नेवी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट IST के हिसाब से कर रहा है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस राहत की बात यह रही कि उस वक्त मिसाइल के आसपास से कोई विमान नहीं गुजरा, वरना बड़ी तबाही मच सकती थी। जानकारों का मानना है कि ATC ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT के अनुसार काम करती है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये पूरी जानकारी ATC को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के अनुसार दी थी। यही वजह है कि ATC के अधिकारी GMT और IST के बीच में उलझ कर रह गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। और आप जानते हैं इस कोहरे का कारण है पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाया जा रहा भूसा। जी हां, नासा ने सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की हैं जिसमें खासतौर पर पंजाब में हजारों जगह पर लगी आग और उससे उठते हुए धुएं को दिखाया गया है। कानून खुले में भूसे को आग लगाना अपराध मानता है, लेकिन किसान जाने अनजाने में इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं। और मौसम विभाग का यह कहना है कि यह कोहरा तभी छटेगा जब बरसात होगी। मंगलवार की सुबह दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। लोगों ने सोचा अभी तो कड़ाके की ठंड बहुत दूर है, ऐसे में ये कोहरा कहां से आया। अगर आपको इस कोहरे की हकीकत मालूम चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये तस्वीर नासा के सैटेलाइट ने ली है। इस तस्वीर में कई जगहों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धुआं पंजाब और हरियाणा से उठ रहा है। इसी धुएं ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई चल रही है। पौधे से धान निकालने के बाद बाकी बचे भूसे को किसान खेतों में ही जला रहे हैं और यही धुआं दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। हालांकि कई किसान ये मानते हैं कि खेतों में पड़े भूसे को जलाना गलत है। गलत है जी, जो हमारे कीड़े हैं जो जमीन में जो हमारे खाते देते हैं वो तो मर जाते हैं। हाँ। तो उसका नुकसान ही है। और जो पराली जो हमारा घास है इसका खाद बनता है। डॉक्टरों का कहना है कि खेतों में जलने वाले भूसे के धुएं से हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जो सांस के साथ इंसान के शरीर में पहुंचती है। डॉक्टर के मुताबिक ये धुआं बच्चों और बुजुर्गों के लिए जहर से कम नहीं। स्मॉग में क्या होता है, उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयरवे एलर्जीज को और एग्जैजरबेट करते हैं और इससे और क्योंकि ग्रेड बढ़ता है तो एक तरह बीमारी का लोड बढ़ता है सारी पॉपुलेशन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और अब पंजाब और हरियाणा से आ रहे इस धुएं ने दिल्ली के वातावरण को और जहरीला बना दिया है। जानकारों के मुताबिक ये जहरीला धुआं हार्ट अटैक और कैंसर तक की वजह बन सकता है। बुजुर्ग हो या कोई ऐसी व्यक्ति जिनको ऑलरेडी लंग की बीमारी है, सांस की परेशानी है, उनको बाहर निकलने से बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर वो अटैक से, जो हार्ट अटैक की नहीं, जो लंग का अटैक होता है उसके लिए वो सकम कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान बगैर किसी रोक टोक के खेतों में भूसा जला रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही हर साल 1 करोड़ 80 लाख टन भूसा खेतों में जला दिया जाता है। कानूनन भूसे को जलाने पर प्रतिबंध है। साथ ही ऐसा करने वाले शख्स को सजा देने का भी प्रावधान है, लेकिन असल में इस कानून का पालन ना के बराबर होता है। हम तो हर एक शहर को एक जैसा मानते हैं, ठीक है, तो हम जैसा होगा जहाँ जहाँ उसको हो गया, हमारे जो जहाँ अधिकारी जहाँ जो हमारे स्टाफ मेंबर होंगे वहीं पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और आसपास के इलाके में छाए इस जहरीले धुएं से निजात कैसे मिलेगी? मौसम विभाग का कहना है कि इस धुएं से सिर्फ बारिश ही बचा सकती है, यानी अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो ये धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घोलता रहेगा। ये जो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी पुअर है, इसमें कुछ मूवमेंट कल तक हो जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि विंटर आ गया है तो मॉर्निंग और तो इस तरह की जो हेजी मिस्टी कंडीशंस थोड़ी सी ठीक रहेंगी, चलती रहेंगी। खेतों में जल रहा भूसा पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली और आसपास के वातावरण को बिगाड़ ही रहा है, साथ ही खेतों के उपजाऊपन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इस धुंधले वातावरण का कारण आने वाली ठंड की दस्तक नहीं बल्कि हवा में घुला हुआ जहर है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद बची हुई खूंटी को जलाना, बढ़ते वाहन और ऊर्जा के खराब स्रोत वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बात साफ है, दीपावली के पटाखे तो बाद में जलेंगे, लेकिन अभी से जो हवा में जहर खुला हुआ है वो बच्चों, बुजुर्गों और खासतौर पर दोपहिया चालकों के लिए खतरे की घंटी है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि के साथ गौरव राजगुप्ता, दिल्ली, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।